हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका गुड ऑफ फिजिक्स वाला पे। हम इस वीडियो में आए लेकर के जैक 2026 और बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर के, यहाँ पे हम सबसे पहले जो बात करेंगे यहाँ पे वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है जैक के एग्जाम में कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जैक एग्जाम में 5 मार्क्स में। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले कि हम इसको डिराइव करें, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है कि विद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं, है ना। तो विद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं, पहले इसको जान लेते हैं कि दो आवेश है, परिमाण में समान है, मैग्नीट्यूड में क्या है, समान है, किंतु प्रकृति विपरीत है। एक ऋणात्मक है, दूसरा धनात्मक है। ये दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो एक विद्युत द्विध्रुव का रचना करते हैं। इट मीन्स जिसका कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो होगा P = Q × 12। इट मीन्स कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण लेना है और उन दोनों के बीच की दूरी लेनी है। अब यहां पे सवाल यह आया कि विद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होगा उसका दिशा क्या होगा, उसका दिशा क्या होगा। तो दिशा यहां पे हम लोग जानते हैं, इसका दिशा जो होता है ऋणात्मक आवेश से, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होता है, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो क्या होती है। तो यहां पे याद रखना होता है ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इस विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल से परिभाषित करते हैं। अब यह सवाल आया इसका एसआई मात्रक क्या होगा। एसआई मात्रक होता है कूलाम मीटर। क्या होता है, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। अब नेक्स्ट चीज आता है, यह सदिश है कि अदिश है। यह सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होता है, एक सदिश राशि होता है। इन छोटे छोटे पॉइंट को नोट याद करना है। विद्युत द्विध्रुव क्या है, हाँ, दो समान आवेश परंतु प्रकृति में विपरीत जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, एक विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव को हम लोग जब मापते हैं उसको नापते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P = Q × 12। इन विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी लेना है। इसका दिशा क्या होता है, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर होता है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होता है। क्या होता है, सदिश राशि। अब ये छोटे छोटे चीज था जिसको हमने यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, तो अक्षीय स्थिति किसको कहेंगे, ये जो दोनों आवेश को मिलाने वाली जो रेखा है ना, उसी के अनुदिश खींचा गया। चाहे इस साइड आप बढ़ा दो चाहे इस साइड बढ़ा दो, हाँ, उसी के अनुदिश खींचा गया लाइन पे स्थित किसी बिंदु पर हमको बताना है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। यह है इस क्वेश्चन का पूछना। अब यहां पे चलिए हम ज्ञात करते हैं, लेकिन उससे पहले कि उसके कारण हम इस विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि यहां पे हमको बेसिकली क्या जानना चाहिए। इसके कारण किसी बिंदु पे अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमको बेसिक ये पता होना चाहिए कि मान लेते कोई आवेश Q है, इस आवेश से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। इस बिंदु पर इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। इस
आवेश Q के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो होगी E इक्वल टू 1/4πε0 Q बटा R स्क्वायर। अब यदि ये आवेश धनात्मक है तो आवेश से दूर की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अगर ये आवेश ऋणात्मक है तो आवेश की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ये जानना है। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनात्मक आवेश के लिए आवेश से दूर की ओर और ऋणात्मक आवेश के लिए आवेश की ओर होगी। ये बेसिक्स है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पे अप्लाई करेंगे इस डेरिवेशन में, इस डेरिवेशन को डिराइव करने के लिए। अब जल्दी स्टार्ट करते हैं यहां पे कि क्वेश्चन का जो कहना है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये जानना जरूरी होता है, इसके बेस पे ही यहां पे ड्राइव किया जाता है। यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक विद्युत द्विध्रुव बना लेंगे, विद्युत द्विध्रुव बना लेंगे। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव हमने बना लिया, एक -Q एक +Q। इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी हम किससे डिनोट करेंगे, 2L से। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, 2L से। अब इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष स्थिति पे हम यहाँ पे, हाँ इस लाइन को बढ़ा लेते थोड़ा सा, है ना, और इस द्विध्रुव के अक्ष स्थिति पे कोई बिंदु P ले लेते हैं, जहां पे हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस विद्युत द्विध्रुव से के मध्य बिंदु से उस बिंदु की दूरी जो है जहां पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो क्या ले लेंगे, R ले लेंगे। क्या ले लेंगे, R। अब चूंकि इन दोनों आवेश के बीच की दूरी 2L, इसके मध्य बिंदु जो O है, O से क्या दूरी होगी, L, क्योंकि यहां इन दोनों के बीच दूरी 2L है, तो इनके मध्य बिंदु से कितनी होगी, L, और यहां से कितनी होगी, L। अब यहां पे देख लेते हैं R के टर्म, इस आवेश से इस बिंदु की दूरी क्या होगी, R माइनस L, और इस आवेश से इस बिंदु की दूरी क्या होगी, R प्लस L। अब यहां पे हमको क्या करना है, एक आवेश प्लस है, एक आवेश माइनस है। प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो आवेश से दूर की तरफ होगी। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम लोग E2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, E2। अब ये प्लस आवेश है तो इससे दूर की तरफ होगी, और दूसरा जो है वो ऋणात्मक आवेश है। दूसरा क्या है, ऋणात्मक आवेश है। अब इस आवेश की ओर होती है, इसके कारण हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, और वो क्या होगी, आवेश की तरफ होगी, आवेश की तरफ होगी। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी। तो बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह E2 माइनस E1 होगी, E2 माइनस E1 होगी। अब यहां पे हमको क्या करना है, इस आवेश के कारण बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो ज्ञात कर लेना है। इस आवेश के कारण बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो ज्ञात कर लेना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फाइनली परिणामी ज्ञात कर लेंगे। क्या कर लेंगे, परिणामी ज्ञात कर लेंगे। अब बोर्ड में इसको लिखना कैसे, बोर्ड एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा इसके बारे में लिखना पड़ता है। माना, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये A और ये B है ना। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB, क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है ना, किससे बना है, -Q व +Q आवेशों से मिलकर बना है। हाँ, माना एक विद्युत द्विध्रुव AB -Q व +Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2L है, हमने मान लिया है ना। अब इस, है ना, इस विद्युत द्विध्रुव के, इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, कहां से, मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्ष स्थिति में
स्थित, अक्ष स्थिति में स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको थोड़ा सा लिख लेना होता है। इनके बारे में हम लोग जो करने वाले हैं उनको थोड़ा सा हमने डिस्क्राइब यहाँ पे कर लिया कि माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है, जो है ना -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है 12 है। अब इस विद्युत द्विध्रुव, ये जो विद्युत द्विध्रुव है के मध्य बिंदु O से r दूरी पर r दूरी पर अक्ष स्थिति में स्थित बिंदु P पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। अब इसके लिए हमने जो अभी बेसिक्स पढ़ाया कि ये चीज पता होना, कोई आवेश है, उस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग क्या लिखते हैं 1/4πε0 q/r²। बस एक चीज का ध्यान रखना होता है, आवेश की प्रकृति कैसा है। अगर धन है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से दूर की ओर होगी, अगर ऋण है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, आवेश की ओर होगी। इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है बस। अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखते हैं। ये जो +q आवेश है ना, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब यहाँ पे देखते हैं, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसी के बेस पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। अब इस आवेश से उस बिंदु P की दूरी क्या है, r- है। तो यहाँ पे हम लोग माना क्या है, +q के कारण E2 माना है, क्योंकि इसकी जो दिशा है आवेश से दूर की तरफ है और ये धन है तो उससे दूर की तरफ होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, E2 लिखेंगे। E2 को क्या लिखेंगे 1/4πε0 q अपॉन, अब इनके बीच की दूरी क्या है r-l, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे r-l का होल। क्या लिखेंगे r-l का होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि -q के कारण यहाँ पे क्या होगा, अब ये माइनस है तो इसके और होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग क्या इसको के लिए क्या माने, E1 माने। क्या माने, -q के लिए E1 माने। E1 इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग 1/4πε0 q/r+l का होल स्क्वायर, समीकरण 2। अब यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है, परिणामी ज्ञात करना है। परिणामी देखें, जैसे सबसे पहले हमने वही लिखा है परिणाम E2 - E1। क्यों E2 - E1 लिखा गया, क्योंकि +q आवेश ये बिंदु क्या है, नजदीक है। मतलब +q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी परिमाण में, है ना। और -q से आप कोई बिंदु P क्या है, दूर है, इसके कारण जो तीव्रता होगी वो परिमाण में क्या होगी, कम होगी। अब +q है तो इसके कारण दिशा आवेश से दूर की तरफ होगी, और ये माइनस आवेश है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी उसके तरफ होगी। इस चीज को समझना है। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमको, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की, है ना, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। चलिए इसको देख लेते हैं। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, E इक्वल टू लिखेंगे क्या, E2 - E1। तो E इक्वल टू क्या होगा, E2 का जो मान यहाँ पे है ना, समीकरण 1 में वो क्या है 1/4 ε0 q/r-l का होल स्क्वायर। और E1 का जो मान है मेरा 1/4 ε0 q/r+l का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इन दोनों में देख लेते हैं कॉमन क्या आता है। मेरा कॉमन आ रहा है 1/4 πε0, है ना,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है और क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है। अब यहाँ पे मेरा बच क्या जा रहा है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, हाँ 1/r-l का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बच जा रहा है 1/r+l का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में यहाँ पे एलसीएम ले लेना है हमको, है ना। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू, तो एलसीएम मेरा क्या आएगा r-l का होल स्क्वायर, r+l का होल स्क्वायर। अब ये वाला पार्ट इधर लिख लेंगे और ये वाला पार्ट इधर लिख लेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे r+l का होल स्क्वायर माइनस r-l का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या करना, ब्रैकेट पहले ओपन नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है, इसको a प्लस बी पर होल स्क्वायर के तोड़ लेना है ना, तब ब्रैकेट ओपन करना, वरना यहाँ पे क्या होता है, ये जो माइनस है फिर वो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले a प्लस बी और a माइनस बी पे होल स्क्वायर में इसको तोड़ लेंगे, है ना। यहाँ पे चलते आगे, तो मेरा क्या हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू, r प्लस एल का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे हम लोग r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, फिर माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट रखना है ना। तो ब्रैकेट रखने से क्या होगा, ये माइनस जो होगा उनके साथ जो भी टर्म्स प्लस में आएंगे वो माइनस हो जाएंगे और जो माइनस में आएंगे प्लस में हो जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखना है r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। यहाँ क्या है a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, फिर इसके ऊपर स्क्वायर, तो मेरा कितना हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ पे मेरा Q है ना Q, और यहाँ पे क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2rl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये r स्क्वायर और ये r स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, ये प्लस और ये माइनस क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/4πε0, है ना Q, और यहाँ पे क्या होगा 2rl प्लस rl कितना हो जाएगा 4rl, और नीचे क्या होगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पे होल स्क्वायर। क्या इसको हम लोग अरेंज करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1/4πε0 Q इंटू 12, हाँ इंटू 2 इंटू r अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं क्या, यहाँ क्या था 4, तो 2 2 जा 4, ये Q था ये Q है, ये L एक था एक है, और यहाँ R है ना। तो हमने क्या किया बस इसको अरेंज कर दिया, क्या किया इसको अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे चूंकि हम लोग जान रहे हैं इस चीज को कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है P इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2L होता है, Q इंटू 2L होता है। इट मीन्स यहाँ पे Q इंटू 2L की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/4πε0 2 इंटू PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L। ये मेरा क्या हो गया परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, या यूं कहें इस पूरे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष स्थिति में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, है ना 1/4πε0 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, है ना। ये ज्ञात करने बोल रहा था। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये बनता है यदि ये द्विध्रुव बहुत छोटा हो, है ना बहुत छोटा, वैसे स्थिति में मतलब छोटे विद्युत द्विध्रुव के लिए हम लोग क्या करेंगे, है ना उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं L को नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं L को नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब छोटे द्विध्रुव के स्थिति में, हाँ इन केस ऑफ, इसको लिख सकते हैं इन केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल, इन केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल। यहां पे हम लोग क्या करते हैं उस स्थिति में R जो होता है वो L से बहुत बहुत बड़ा होता है, तो L स्क्वायर को क्या कर देते हैं हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर छूट गया था, है ना स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे मेरा क्या होगा E इक्वल टू, है ना E इक्वल टू 1/4πε0 2PR
और ये मेरा क्या, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर तो नेग्लेक्ट हो चुका है, फिर होल स्क्वायर है, ये क्या होगा, आर पे पावर 4 हो जाएगा। अब ये आर एक कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। ये हुआ एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस तरह से हमको इस क्वेश्चन को पूरा करना है अपने एग्जाम में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन लेकर के एक एक क्वेश्चन कराएंगे, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जैक और बिहार बोर्ड में 2026 में आने वाला एग्जाम में।